जी, तो यहाँ सतीश जी कह रहे हैं कि साथ दिखे तो सब। हाँ जी विपिन जी, 10 सेकंड का मेरा जवाब। चलिए बोलिए। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण बातें सतीश जी ने कही है कि आप विपक्ष से नाम ले लेते। आप मुझे बताइए, जब वाजपेयी जी भेजे थे तब मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को क्यों नहीं भेजा? हमने तो उंगली नहीं उठाई, कभी हमने विरोध किया कि इनको क्यों नहीं भेजा, ये भी सीनियर थे। दूसरा, इन्होंने बोला हाफिज सईद का बेटा। अरे सतीश जी, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जीरो टॉलरेंस है यहाँ पे। घर में घुसकर किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने धार के बोला है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो उस पर युद्ध माना जाएगा, ये बता देता हूं आपको। और जहां डेलीगेशन भेजने की बात है, तो आपने कोलंबिया का किस तरह से उनका रुख में बदलाव आया है, ये देखा है। और कांग्रेस की बातें करते हो आप, सिंदूर की बातें करते हो आप, तो ये चन्नी जी का ये सुन लीजिए, ये कांग्रेस का चेहरा है। उसी का चेहरा आप निकालते रहिए, कांग्रेस का ही चेहरा निकालते रहिए। अरे कांग्रेस का चेहरा निकालिए की बाइट आप देख। चलिए खैर, फालतू बातें अभी इस वक्त नहीं, चलिए चलिए बाद में। विजय जी, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। नहीं, हम उससे भटके ना, ठीक है, आप अभी उनको जवाब दीजिएगा जब आएंगे। अवधेश जी, जो ये पूरी एक्सरसाइज हुई, ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, देखिए इनके पास कोई तथ्य है, बस झूठ। पूरी एक्सरसाइज जो हुई है सिंदूर के बाद, जो हमने पूरे डेलीगेशंस भेजे, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ, क्या मेरा एक मन में सवाल आता है कि ये तो आपने एक बार कर ली, लेकिन ये तो एक सतत प्रक्रिया है। अभी आगे मैं दीपक जी से भी ये सवाल पूछूंगा कि ये तो एक सतत प्रक्रिया है, इसने एक सिंबॉलिक तौर पे आपको जरूर वापस सारे देशों के साथ जोड़ा, लेकिन क्या आगे जो परिस्थितियां हैं आपके सामने, जैसे चीन का अभी संदर्भ ले लीजिए, बांग्लादेश, चलिए हम उतना नहीं अभी दे, दिक्कत तो वो भी कर सकता है, वहां जिस तरीके से चीजें बदली, अब आपको पूरी दुनिया को अपने साथ रखने के लिए सतत ये प्रयास जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि खेमे बटे हुए दिख रहे हैं काफी ज्यादा। देखिए विपिन जी, अब इतने विषयों पर, इतने पहलू पर यहाँ चर्चा हुई है कि एक आध बार मैं छोटे छोटे पंक्तियों में उनका उत्तर देके फिर मूल बात पर आऊंगा। ठीक है। देखिए, पहले सलमान खुर्शीद साहब का जो इंटरव्यू है एएनआई का, उसकी कुछ पंक्ति मैं पढ़ देता हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। मेरा मानना है, वो बोल रहे हैं कि जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत उत्साहजनक नहीं होते हैं। लोग कहते रहते हैं आप ऐसे प्रतिनिधि मंडल में क्या कर रहे हैं जहां भाजपा के लोग हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं? फिर वो उत्तर दे रहे हैं, हम यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो। आज देश के पक्ष में बोलने के लिए एक आवाज की जरूरत है, और हम यहां वही कह रहे हैं। जब मैं यह कहता हूं तो मुझे लगता है कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? ये पूरी पंक्ति ये है। अब इसके बाद क्या संदेह है कि किसके लिए बोल रहे थे, क्योंकि इसके पहले जयराम रमेश जी का एक एक्स पर पोस्ट आया था कि हमारे सांसद विदेश में घूम रहे हैं और आतंकवादी यहां घूम रहे हैं, और उसके बाद ये सारी बातें हुई है। अब सेकंड बात पर आते हैं। देखिए, अब मैं तो किसी का नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि फिर उसी में पड़ जाएगा, लेकिन इकोसिस्टम की, देश में एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को देश में बुलेट ट्रेन आ गए हैं, देश में वंदे मातरम आ गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, अगर पुराने धुक धुक करने वाली वो जो कोयले वाली वो ट्रेन होती थी छोटे लाइन वाली, उसी तक सोचेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा। बोहरा जी ने कहा है, मैं उसको थोड़ा और बता रहा हूं। देखिए, दुनिया के इतिहास में जब से आधुनिक विश्व माना जाता है, मैं वैसे हिस्ट्री में नहीं मानता हूं, इस तरह का प्रतिनिधि मंडल किसी देश ने किसी अवसर पर कभी नहीं भेजा। और भारत की तो छोड़ दीजिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी आप चर्चा कर रहे हैं, 2 बार आप 3 आदमी के साथ आपने भेज दिया है। 33 देशों में 7 टीम के साथ अगर कोई कुछ जा रहा है, एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक कदम है, तो इसके पीछे बहुत दूरगामी लंबी सोच होगी। कोई केवल इतने के लिए नहीं गया होगा कि हमको पाकिस्तान को हमने मारा है और ये कारण है, केवल इतना ही हम बताने आ रहे हैं। इसको व्यापक फलक पर देखेंगे तो अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका, नाटो, पूरा यूरोप ने मिलकर के जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ा, वो फेल हो गया। ये मार खाकर अमेरिका और पूरा यूरोप के देश, ये अफगानिस्तान से भागे, इराक से भागे, सीरिया से भागे, लीबिया से भागे, चारों तरफ से भागे अपने को छोड़कर। और उसके बाद कतर में बैठकर बात करने लगे थे तालिबान से, और अपनी लाज बचाने के लिए अब यूक्रेन की मदद कर रहे थे कि हम रूस को ही घेर लेंगे।
तो ये एक जो वार अगेंस्ट टेरर फेल कर गया, और वो भारत ने 1996 से एक परिभाषा की बात की हुई है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करने के साथ दुनिया के सामने एक प्रतिमान पेश किया है कि एक न्यूक्लियर पावर के सामने भी अगर वो टेररिस्ट स्टेट है तो हम उससे कैसे फाइट कर सकते हैं। और ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि भारत अब आगे आने वाले समय में दुनिया में वार अगेंस्ट टेरर का एक मॉडल बन के खड़ा हो रहा है। जो दुनिया के छोटे छोटे देश जो टेररिज्म से परास्त हैं, जिनको भय लग रहा है, और इस समय जो दुनिया संघर्षों में उलझी हुई है, जिसमें यूरोप जैसा एक नपुंसक जिसकी अपनी क्षमता कुछ नहीं है लेकिन दुनिया में दूसरे को लड़ा के हीरो बनना चाहता है, अमेरिका की अलग दशा है, उसमें भारत खड़ा होकर के विश्व को कैसे दिशा दे, वार अगेंस्ट टेररिज्म से कैसे फाइट हो, दुनिया को कैसे बताया जाए कि क्या ये जो जिहादी टेररिज्म है इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, और उसमें वो लोग भी जाके बताएं जो भारत में सरकार के विरुद्ध हैं। और आप अभी सलमान खुर्शीद देखिए, ये रिस्क था, आप आलोचना हो रही है, लेकिन जब सरकार ने चयन किया होगा तो बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, आप एक माहौल देखते हैं, क्या किसी भी एक देश ने भारत के विरुद्ध इस प्रतिनिधि मंडल के सामने कोई बात रखा, ऐसी खबर आई है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के समर्थक 2-3 देशों को छोड़ दिए, 2 देश केवल, चीन ने भी खुल के वैसा नहीं बोला, किसी ने भारत के विरुद्ध कोई बयान दिया जैसे हमारे देश में बोला जा रहा है? तो ये उठा हुआ भारत है, ये लंबी सोच से आगे बढ़ता है। आगे 40-50 साल के बाद दुनिया कहां होगी, भारत का स्थान कहां होगा, भारत कैसे उसको दिशा देगा, उस दृष्टि से कोशिश हो रही है। अब उसमें छोटी छोटी बात कर रहे हैं हमारे मित्र सतीश केसरी कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो नहीं, सुनिए विपिन जी, कई चीजें ऐसी आ गई है। अब सिंदूर तो केवल अरे भैया, तो मंदिर में हम जाते हैं तो पंडित भी सिंदूर देते हैं, हमारे घर में अगर विवाहित महिला आती है तो दी जाती है। इस विषय को विवादित बनाना, बड़े इशू को छोटा करना हुआ। उत्तर देने ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास अवधेश जी दोबारा। हाँ, लंबी बात हुई। जी एक मिनट दीपक वोरा साहब, एक सवाल है कि हमने ये प्रतिनिधि मंडल भेजा जिसके आगे का यही था कि क्या एक भेज दिया, अभी तो बात हो गई, लेकिन ये एक्सरसाइज लॉन्ग टर्म में आपको किस तरीके से जारी रखनी है। और दूसरा एक सवाल मेरे मन में आता है, वो चीन को लेकर है। चीन एक ऐसी पावर है जिसने अपना रोल प्ले किया था ड्यूरिंग द वॉर, खुल के ही आ गया था वो, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ में। तुर्की जैसा देश आया, अजरबैजान आया, चलिए ठीक है, लेकिन चीन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उस लिहाज से अब हमारी डिप्लोमेसी किस हिसाब से चलनी चाहिए? बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकारों की बात सुनी है, और अवधेश कुमार साहब जो कह रहे थे बिल्कुल स्पॉट ऑन, ही वाज सो करेक्ट जो कुछ इन्होंने बताया। अब मैं आपको बताता हूं सर, हम इसको कहते हैं ट्रिपल लॉक। पहला ताला जो हमने पाकिस्तान को लगाया वो होता है डिप्लोमेटिक लॉक। विदेशों में जाकर हमने उनकी छवि को खत्म कर दिया है। अब मैं इसका, उनकी अपनी भी गलती बहुत हद तक है। आपको याद होगा 9/11/2001 जितने वहां पर आतंकी थे, वो जो 18-19 सऊदी अरेबिया के थे, कुछ यहाँ के थे, वहां के थे, सबकी तार पाकिस्तान से जुड़ी थी, ट्रेनिंग वहां मिली थी। और फिर एक व्यक्ति था, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, ओसामा सन ऑफ लाडेन, कहाँ मारा गया था। तो मेरे जो पाकिस्तानी मित्र हैं, मेरे साथ राजदूत रहे हैं, जो विदेशों में भाग गए हैं, अपने देश से सेटल हो गए, वो यही कहते हैं कि वी कैन नॉट लिव डाउन ओसामा बिन लादेन। किसी भी देश में हम जाते हैं, सबको मालूम है कि दुनिया का नंबर 1 आतंकी था। तो मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान से, कहते ओ उसामा बिन लादेन, कहते मैं शर्म से मुंह नीचे कर लेता हूं कि मैं क्या बोलूं इन लोगों को। दिस इज फर्स्ट थिंग वी कॉल दिस द रेप्यूटेशनल लॉक। दूसरा असर होता है इकोनॉमिक लॉक, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा उनका बयान कि मैंने उनकी हेकड़ी खत्म कर दिया, हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाऊंगा। वी आर सीइंग दैट हैपन सर। और तीसरा जो हम वार, अगर आप उसको कहें, हम जो करते हैं सर, वो होता है मिलिट्री लॉक। वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। अब हम कर रहे हैं ऑपरेशन पास और दूर, यानी पास जो हमारे देश हैं और जो दूर हैं सबके साथ। सर 3 अफ्रीकी देशों में मैं आप विशेष सलाहकार हूं, तीनों के लीडर्स ने मुझसे बातचीत की, मैं रेगुलरली बात करता रहता हूं, यही कहा है वेल डन इंडिया। सर संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 साल हो गए हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म पेश हमने किया था 30 इयर्स अगो, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस बातचीत होती है, वो मिलते हैं, भाषण देते हैं, शराब पीते हैं, घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, हर रोज यही चलता है। दिस टाइम प्राइम मिनिस्टर बिहार बोले कि हम अकेले जाएंगे, हम इनको ढूंढेंगे दुनिया के
एजेस से जहां भी छुपेंगे ले आएंगे, इनको मारेंगे। सो नाउ हम लोग बन गए हैं लीडर्स इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, और वो जो 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं, मुझे क्षमा करेंगे जो भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनका धर्म हो, 100 से ज्यादा जो पीड़ित हैं 90% इस्लामिक आतंक से पीड़ित है। राइटली रॉन्गली आई डोंट गेट इनटू दैट आर्गुमेंट, लेकिन परसेप्शन ये है इस समय। तो ये आइडिया कि भारत अब लीडर है इन द फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर, वो अंग्रेजी में कहते हैं वी आर वॉकिंग द टॉक, ये बहुत महत्वपूर्ण है सर, और दुनिया हमारी सराहना करती है। ये नहीं है कि कोई फौजी भेज दिया हमारे साथ खड़ा हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी जरूरत नहीं है सर, किसी ने आलोचना नहीं की जो हमने किया है। फाइनली चाइना की बात की, अभी मैंने सुना ब्रह्मपुत्र का कुछ जिक्र हो रहा था सर, निवेदन है आप जरा पढ़ लीजिएगा इसको सर, आई हैव बीन इन्वॉल्वड इन दैट। 20% केवल ब्रह्मपुत्र का पानी जो है वो चीन से, तिब्बत से हमारे पास है, 80% भारत में जाता है सर। सो ये जो धमकी चीन हमको दे, ब्रह्मपुत्र में ये कर दूंगा वो कर, अरे अमृतसर के छोले का तो कुछ नहीं कर पाएगा सर। द रियलिटी इज, और ये सर मैं आई एम सेइंग दिस वेरी ओपनली एज अ डिप्लोमेट, आपका नंबर 1 दुश्मन ये आतंकिस्तान नहीं है, चीन है सर। चीन हमसे ऑफिशियली, मुझसे कई बार जब हम बात करते हैं उनके एम्बेसडर यही कहते हैं, अगर आप ना होते अभी तक हम एशिया को हड़प कर गए होते। आप खड़े हैं चट्टान की तरह, वी डोंट लाइक यू, और मैं भी उनको कहता हूं वी डोंट लाइक यू इधर। क्यों आप हमारे पीछे पड़े हैं? आप कौन सा इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गए? आपने तो उइगुर मुस्लिमों को बंद कर रखा है। आप कहां एक आतंकी देश का समर्थन कर। अब फाइनली एक चीज, आई विल कंक्लूड विद दिस, वेरी वेरी सीनियर चाइनीज डिप्लोमेट सर मेरे साथ थे किसी देश में, उन्होंने मुझसे कहा जिस दिन आप और हमारा समझौता हो गया, वट एवर द समझौता, पाकिस्तान को चाय के प्याले में जो मक्खी होती है ना, निकाल के बाहर फेंक देंगे, हमारा क्या लेना देना है। अब बलूचिस्तान में आप देख लीजिएगा, आई कंक्लूड विद दिस, कि जिस दिन बलूचिस्तान ने कहा मैं आजाद हूं, चीन पाकिस्तान को लात मार के भगाएगा, क्योंकि सारे उसके कमर्शियल इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। सर, आई रेस्ट माई केस। जी ठीक है सर।